न्यूक्लियर पावर प्लांट। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए सबसे पहला अब अपन इसके डिटेल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वन बाय वन मैं इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप लोग साथ ही साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। बात करें सबसे पहले अपन कैनिंग मटेरियल। ये क्या चीज होती है? कैनिंग मटेरियल का मतलब ये होता है कि आप जैसे मूवीज में आपने बुलेट्स देखी होंगी, बुलेट्स जब यूज्ड अप हो जाती है तो केवल उसका जो बाहर वाला कंड्यूट है या जो खोखला पाइप है केवल वो दिखता है आपको, अंदर में बुलेट नहीं होती, वो केवल एक खोखला पाइप दिखता है। तो आप ये समझ लें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल जो है ना वो ऐसे कटोरी में भर के नहीं रखा जाता कि भाई ये गोडाउन के अंदर से एक कटोरा निकाला यूरेनियम और रिएक्टर में ले जाके रख दिया। नो, वो कैनन्स के अंदर रखा जाता है। छोटे छोटे कैनन्स होते हैं, इतने छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, क्योंकि इतना सा यूरेनियम आपकी पूरी कॉलोनी या पूरे गांव को तबाह कर सकता है। तो छोटे छोटे कैनन्स होते हैं। ये कैनन बने किसके होते हैं वो थ्योरी में लिखा है, अभी आप समझ लीजिएगा। तो छोटे छोटे कैनन्स के अंदर उस यूरेनियम फ्यूल को भर के और वो कैनन्स लोड किए जाते हैं किसके अंदर? कोर के अंदर। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, यहाँ क्या लिखा है कि द फ्यूल एलिमेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। मैं वन बाय वन पढ़ भी रहा हूँ, तो आप लोग साथ ही साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर आप केवल स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इट्स अप टू यू। सो कैनिंग मटीरियल्स जो हैं वो क्या है? द फ्यूल एलिमेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज कैनन्ड। जो फ्यूल एलिमेंट होता है, सॉरी, जो फ्यूल एलिमेंट होता है उसको कैनन किया जाता है, इज कैनन्ड सो दैट द फ्यूल डज नॉट कंटामिनेट द कूलेंट। कूलेंट जो उसके अंदर आप फ्लो करा रहे हैं, क्योंकि आप हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकालने वाले हैं, तो एब्जॉर्ब करके हीट को बाहर निकालने के लिए कूलेंट यूज करेंगे, तो कूलेंट जो है उसके अंदर रेडिएशन पूरा हो जाएगा, तो उसको कंटामिनेट होने से बचाने के लिए हमें कैनन करना पड़ता है, उस फ्यूल को कैनन करना पड़ता है। कैनिंग एलिमिनेट्स रेडिएशन हैजार्ड। देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि कैनिंग करने से क्या होता है? रेडिएशन हैजार्ड्स एलिमिनेट हो जाते हैं। कैनिंग एलिमिनेट्स रेडिएशन हैजार्ड्स। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? द चॉइस ऑफ कैनिंग मटीरियल, द चॉइस ऑफ कैनिंग मटीरियल डिपेंड्स लार्जली अपॉन द फ्यूल यूज्ड इन द रिएक्टर। किस प्रकार का आप फ्यूल यूज करने वाले हैं रिएक्टर के अंदर, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका कैनन किस मटेरियल का बनने वाला है। और यहां नीचे एग्जांपल भी लिखा है, द कैनिंग मटेरियल्स आर। कैनिंग मटेरियल्स कौन कौन से? एल्यूमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, या स्टेनलेस स्टील हो सकता है। तो ये चार पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। मैंने इसी हिसाब से इसको जो है वो बनाया है पॉइंट्स को, कि आप उतना ही एग्जाम में लिखें जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप लोगों को ना लिखने की ज़रूरत है, ना ही बताने की ज़रूरत है। आपको फुल मार्क्स जो हैं वो इसी के अंदर मिल जाएंगे। इसी अकॉर्डिंग मैंने इसको जो है वो डिज़ाइन किया। तो चार पॉइंट लिखने हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो फ्यूल एलिमेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो कूलेंट को कंटामिनेट ना कर दे, इसीलिए आप उसके अंदर जो है वो कैनिंग करते हैं या उसको कैनन्ड करते हैं। सेकंड पॉइंट हमने ये लिखा है कि ये कैनन जो है या कैनिंग जो है वो रेडिएशन हैजार्ड को एलिमिनेट कर देती है। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है कि जो चॉइस है कैनिंग के मटेरियल की वो डिपेंड करती है कि कैसा फ्यूल यूज किया गया है, और जो कैनिंग के मटेरियल के एग्जांपल है वो भी लिखे हैं कि ये मैग्नीशियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, या फिर एल्यूमिनियम हो सकता है। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बात करते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की, दैट इज कूलेंट। कूलेंट थोड़ा बड़ा है, इसको अपन दो पार्ट के अंदर दे लेते हैं। कूलेंट, चलिए। कूलेंट रिमूव्स हीट फ्रॉम द फ्यूल एलिमेंट एंड ट्रांसफर इट टू द वाटर। ये अपन ने अभी वर्किंग के अंदर समझा है
कि कूलेंट क्या करता है, कूलेंट रिमूव करता है हीट, कहां से, फ्रॉम द फ्यूल एलिमेंट्स, फ्यूल एलिमेंट से, और ट्रांसफर करता है इसको कहां, वाटर को, किस जगह, हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो वाटर से क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो काम आया है पहले पॉइंट में। पहले पॉइंट में अपन ने क्या लिखा है, इसका फंक्शन लिखा है। अब सेकंड पॉइंट से हम इसकी देख रहे हैं प्रॉपर्टी। तो क्या लिखा है सेकंड पॉइंट के अंदर, एक गुड कूलेंट शुड नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। सही बात है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने का काम कंट्रोल रॉड का है, इसको नहीं करना है। दूसरा, शुड बी नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, कोरोसिव यानी ऐसा नहीं हो जो जंग लग जाए, जिस पाइप में फ्लो कर रहा है उसी पाइप को जो है वो जंग लगा दे, यानी जिस थाली में खाए उसी में छेद ना कर दे। और हाई केमिकल एंड रेडिएशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यानी मौत के मुंह में जा रहा है तो ऐसा नहीं हो कि वो रेडिएशन लेकर के बाहर आ जाए, या फिर वो खुद जो है वो केमिकली अपने रूप को मॉडिफाई कर ले या किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो केमिकली और रेडिएटिवली ये स्टेबल होना चाहिए, मतलब रेडिएशन स्टेबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी दोनों होनी चाहिए। तो आपको एग्जाम में पूछ ले कि एक कूलेंट का वर्क बताइए, उसकी प्रॉपर्टी बताइए, शॉर्ट नोट आ जाए 5 मिनट का, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, आगे भी प्रॉपर्टी ही है। देखो सेकंड पॉइंट प्रॉपर्टी का क्या है, इट शुड हैव गुड हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसका काम ही यही है, इसको हीट लेनी है रिएक्टर से और क्वार्टर को देनी है ताकि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, एकदम बेस्ट होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया अपना इसका प्रॉपर्टी का। तीसरा पॉइंट ये लिखा है द मटेरियल यूज्ड। अब ये एग्जांपल हो गए, यहां से हर एक चीज को एक सीक्वेंस में है, सारे के सारे नोट्स आपको जो मिलेंगे वो एक सीक्वेंस को, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। आपको सबसे पहले फंक्शन दिखा, फिर आपको 2 पॉइंट्स प्रॉपर्टी के दिखे, फिर आपको एग्जांपल दिखा। आप सेग्रीगेशन खुद से करें, यहां पर आपको सीक्वेंस जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, द मटेरियल यूज्ड एज कूलेंट्स, कूलेंट्स के रूप में यूज आने वाले मटेरियल कौन कौन से हैं भैया, CO2 यूज हो सकती है, लिक्विड मेटल यूज हो सकते हैं, वाटर हो सकता है या हैवी वाटर, हैवी वाटर को क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं, D2O हो सकता है। तो ये 4 एग्जाम्पल हो गए इसके कूलेंट के। तो अब बात करें अपन हर एक के बारे में, CO2 कैसा है, ये आपका लिक्विड मेटल कैसा है, और वाटर या हैवी वाटर जो यूज कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इन तीनों को इंडिविजुअली जो एक्सप्लेन किया गया है, तो एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। 4 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए, कौन कौन से। पहला, कूलेंट का काम है भाई हीट को फ्यूल एलिमेंट से एब्जॉर्ब करके और पानी को देना। दूसरा हमने कहा है कि भाई एक अच्छा कूलेंट ऐसा होगा जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करे, बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं हो, जहरीला नहीं हो, जंग लगाए नहीं पाइप को यानी कि कोरोसिव नहीं हो, और केमिकल और रेडिएशन स्टेबल हो। और एक पॉइंट ये कहा कि भाई इसके अंदर हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और ये 3 तरीके के हो सकते हैं, CO2 हो सकती है, आपका वाटर हो सकता है, हैवी वाटर हो सकता है, या फिर लिक्विड मेटल हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंट का आप जो है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैं यहां लिख देता हूं, यह है आपका फंक्शन, यह है आपका प्रॉपर्टी, और यह है आपका एग्जाम्पल। हैवी वाटर को कहते हैं D2O। ये 4 पॉइंट जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन नीचे की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, जो CO2 है उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। CO2 जो यूज किया जाएगा कूलेंट के रूप में, उसके अंदर लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और हैवियर होता है हवा से। CO2 हम सबको पता है हवा से भारी है, ऑर्डरलेस है, कोई भी स्मेल नहीं आती,
कलरलेस है, दिखता नहीं है कुछ भी इसके अंदर, और लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कम करती है। अब बात करें सेकंड पॉइंट की कि भैया ये ग्रेफाइट से रिएक्शन कर सकती है। ये ग्रेफाइट आपकी कंट्रोल रॉड जो है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, ये उससे रिएक्शन कर सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन हो नहीं, और इसीलिए हम क्या करते हैं, इनहिबिट द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रेफाइट। क्या यूज करते हैं, रिएक्टर इसी तरीके से डिजाइन करते हैं, यानी हम रिएक्टर को कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे कि वो इन दोनों के बीच के रिएक्शन को इनहिबिट यानी कि रोक सके, प्रिवेंट कर सके। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई जब जब आप CO2 एज ए कूलेंट यूज करेंगे, बाकी सब चीजें इसकी बहुत बढ़िया, पर दिक्कत ये कि ये ग्रेफाइट यानी कंट्रोल रॉड से रिएक्शन कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिजाइन कुछ ऐसा करें रिएक्टर की वो रिएक्शन कभी हो ही ना। तो ये हो गया CO2 के बारे में। नेक्स्ट लिक्विड। लिक्विड में क्या आ गया, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि लिक्विड सोडियम और लिक्विड पोटेशियम यूज किया जा रहा है। ये क्या है, कूलेंट के रूप में यूज किए जा रहे हैं। कौन से रिएक्टर में यूज करते हैं, फास्ट रिएक्टर में। 4-5 तरीके के रिएक्टर होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीदर रिएक्टर। तो जो फास्ट ब्रीदर रिएक्टर है उसको फास्ट रिएक्टर यहां लिखा गया है। तो फास्ट रिएक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा लार्ज हीट रिलीज होती है छोटी सी कोर के अंदर। छोटी कोर में बहुत ज्यादा हीट पैदा हो रही है, उस बहुत ज्यादा हीट को बाहर निकालने के लिए लिक्विड कूलेंट का यूज किया जा रहा है, जो कि सोडियम या पोटेशियम होता है, और ये आपको बहुत ही इफेक्टिवली वहां पर रिजल्ट्स देता है। फिर अपन ने अगला पॉइंट जो है इसके अंदर लिक्विड मेटल में लिखा है कि इसके अंदर लिक्विड मेटल के अंदर हाई हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है और लो वेपर प्रेशर होता है। यानी अगर इसकी भाप बन गई गलती से तो उसका प्रेशर कम रहेगा ताकि वो कूलेंट वाला चेंबर फटे ना, और उसके साथ साथ हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी बहुत धांसू है, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ लेकर के आएगा, ताकि पानी इंतजार कर रहा है स्टीम बनाने के लिए अपने आप को। रिएक्टर्स यूजिंग दिस कूलेंट, जो जो रिएक्टर इस कूलेंट को काम में लेगा उनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर हाई होना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो है वो आपके बजट की बात नहीं रहेगी। तो जिसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है उस रिएक्टर के अंदर क्या यूज करेंगे, लिक्विड मेटल। तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल यूनिवर्सिटी में पूछ ले कि एक्सप्लेन द कूलेंट विच इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर न्यूक्लियर रिएक्टर, तो आपको आंसर क्या करना है, लिक्विड मेटल्स या लिक्विड कूलेंट को वहां एक्सप्लेन करना है। फिर तीसरा बचा वाटर। वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, यानी BWR, शॉर्ट फॉर्म है इसकी BWR, अभी मैंने नाम लिया था इसका। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में अपन पानी यूज करते हैं एज ए कूलेंट। It has good thermal capacity per unit volume and is therefore a good heat transport medium. इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम वो अच्छी होती है, इसीलिए ये एक अच्छा हीट कैरियर बनता है और इजीली हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल सकता है। तो आपको 3 तरीके के यहां पर जो हैं वो मेंशन किए गए हैं कूलेंट। इन तीनों ही कूलेंट का आप स्क्रीनशॉट यहां से ले लें। इसकी थ्योरी को हमने एक्सप्लेन कर लिया है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें दिक्कत क्या है, ग्रेफाइट से रिएक्शन करेगा। लिक्विड जो है उसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर जहां हीट बहुत ज्यादा पैदा होती है उस रिएक्टर में इसको यूज किया जाएगा। और वाटर जो है वो एक अच्छा, लिक्विड के कंपैरिजन में तो अच्छा नहीं है बट फिर भी एक अच्छा थर्मल कैपेसिटी वाला जो है कूलेंट है और ये बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम बनता है। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में तो पानी यूज करेंगे और फास्ट ब्रीदर रिएक्टर के अंदर लिक्विड मेटल यूज कर लेंगे। तो यहां पर आपका ये कूलेंट जो है वो ओवर होता है। नेक्स्ट बात करें अपन 3 नंबर पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसको खाली छोड़ा है क्योंकि इसे अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी इधर ही। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? इसको यूं तो अपन पढ़ चुके हैं बट फिर भी अपन एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है इसका K =
नाइस। सो फॉर्मूला है हमारे पास में K इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स अवेलेबल इन प्रेजेंट साइकिल डिवाइड बाय न्यूट्रॉन्स अवेलेबल इन प्रीवियस साइकिल। अब ये एग्जांपल आपने इधर ही देखा है, ये रहा। प्रेजेंट साइकिल में न्यूट्रॉन कितने हैं? 9 थे। प्रेजेंट साइकिल में 9 न्यूट्रॉन थे, 6 खा गए, बचे कितने? 3 बटा प्रीवियस में कितने थे? 3। अगली साइकिल में आ जाओ। 3 न्यूट्रॉन से कितने बने? 9 में से कितने खा गए? 6। 9 में से कितने खा गए? 6 न्यूट्रॉन खा गए, बचे कितने? 3। यानी अवेलेबल कितने हैं? 3। प्रीवियस में कितने अवेलेबल थे? 3। यानी हर स्टेप में सेम न्यूट्रॉन, पहले भी सेम और अभी वाली स्टेप में भी सेम। अगर सेम न्यूट्रॉन है तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा? K का वैल्यू आ जाएगा 1। K का वैल्यू कितना आ जाएगा? K इज इक्वल्स टू 1। तो हीट भी क्या बनेगी? कांस्टेंट। तो पावर आउटपुट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले कि अगर न्यूट्रॉन सेम बनते रहेंगे तो हीट भी सेम पैदा होती रहेगी, स्टीम भी सेम रहेगी, रोटेशन भी सेम रहेगा, जनरेशन भी सेम होगा। अगर K ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी अभी न्यूट्रॉन ज्यादा बन गए, तो हीट ज्यादा बनाएगा, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, स्टीम ज्यादा बनेगी, स्पीड ज्यादा होगी, पावर आउटपुट क्या करेगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड पावर आउटपुट। और अगर K लेस देन 1 है, अभी न्यूट्रॉन कम बने पिछली साइकिल के कंपैरिजन में, तो हीट भी कम बनेगी। हीट कम बनेगी तो क्या होगा? स्टीम कम बनेगी। स्टीम कम बनेगी तो रोटेशन कम होंगे, रोटेशन कम होंगे तो पावर आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपके लिए यहां पर हो जाता है। नोट में हम क्या लिखेंगे? प्रैक्टिकली वैल्यू ऑफ K इज टेकन स्लाइटली ग्रेटर देन 1। स्लाइटली ग्रेटर देन 1। थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक से ज्यादा रखेंगे, क्योंकि कुछ न्यूट्रॉन ऐसे भी होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते या मॉडरेटर को भी चकमा देकर निकल जाए, तो सेफ्टी के लिए अपन इसको एक से थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन करके रखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले ले मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का। मैं बोल भी देता हूं, न्यूट्रॉन्स अवेलेबल इन प्रेजेंट साइकिल डिवाइड बाय न्यूट्रॉन्स अवेलेबल इन प्रीवियस साइकिल। K is equals to 1 constant power output, K greater than 1 increased power output, K less than 1 decreased power output। और प्रैक्टिकली जो K का वैल्यू है वो 1 से स्लाइटली ज्यादा रखा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कंट्रोल रॉड्स का क्या काम है? जादू। कंट्रोल रॉड का क्या सीन है? आपको वर्किंग तो पता चली गई है, आगे चलते हैं अपन इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द हीट आउटपुट ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, कंट्रोल करना है हीट आउटपुट को। किसके? न्यूक्लियर रिएक्टर को। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल्ड रिएक्शन, पावर पैदा ही करनी है तो रिएक्शन को कंट्रोल करो, और अगर बम ही बनाना है तो वो तुम्हारी इच्छा है। तो पावर को अगर कंट्रोल करनी है तो हीट आउटपुट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और हीट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड लगानी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग द न्यूट्रॉन फ्लक्स। न्यूट्रॉन फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहा है।
तो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करके आप किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के हीट आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑटोमेटिक कंट्रोल इज एम्प्लॉयड टू स्टार्ट, शट डाउन एंड ऑपरेट ए रिएक्टर। मतलब ये सारी प्रोसेस कैसी होती है? ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा क्या? चालू करना है, बंद करना है, या रिएक्टर को ऑपरेट करना है। क्या करना है? तुम्हारी इच्छा। चलाना है, चालू करना है या बंद करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कंट्रोल रोड का यूज करते हैं। अब न्यूट्रॉन में बी एब्जॉर्ब्ड बाय इंसर्टिंग सम मटेरियल हैविंग हाई एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। हाई एब्जॉर्प्शन, अभी थोड़ी देर पहले एक लो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन आया था, किसमें आया था? बोलो जल्दी से। हाँ, किसमें? लिक्विड वाले में आया था क्या, या कार्बन वाले में? चेक करें, ये देखो पिछली स्लाइड के अंदर ये लिखा हुआ है। कहां गया? ग्रेफाइट के अंदर होगा, ये रहा, CO2 के अंदर, वही जो ग्रेफाइट से रिएक्शन करता है, लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। मतलब CO2 एब्जॉर्प्शन कम करता है, होना भी चाहिए, मॉडरेटर है, उसका काम एब्जॉर्ब करना नहीं है। और कंट्रोल रोड के अंदर क्या लिखा है? हाई एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, ज्यादा ज्यादा जो क्या है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। सच मटेरियल आर, ऐसा कौन है भाई? कौन है वो? बोरोन, हैफनियम एंड कैडमियम। इन भाई लोगों का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? कंट्रोल रोड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू एंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रॉन फ्लक्स। मतलब पूरे रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन है वो एक समान रूप से बंटे हुए, ऐसा नहीं कि किसी कोने में न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, किधर कमी पड़ रही है, बिल्कुल बराबर न्यूट्रॉन का फ्लक्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ रॉड। एकदम बीच में रॉड लगा दी तो बीच में तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, साइड में नहीं कर पाया। तो पूरे के पूरे रिएक्टर में हर जगह एक समान रूप से कंट्रोल रॉड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और नंबर इनका कितना होता है? जनरली एक्सीडिंग हंड्रेड्स, 100 से ज्यादा कंट्रोल रॉड यूज होंगी। कितनी? 100 से ज्यादा कंट्रोल रॉड यूज में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन रोड्स आर फुली इंसर्टेड, अगर पूरी की पूरी रॉड्स आप लोग रिएक्टर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा, कितना ज्यादा? मैक्सिमम हो जाएगा कि K विल बी क्या हो जाएगा? मच लेस देन 1। अभी बताया K क्या है? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। एक से कम होगा तो क्या होगा? पावर आउटपुट डिक्रीज करेगा। तो अगर सारी की सारी कंट्रोल रोड इंसर्ट कर दी तो K का वैल्यू इतना कम हो जाएगा, कितना? 1 से बहुत कम हो जाएगा, और रिएक्टर क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। जनरली द कंट्रोल रोड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 तरीके की जो है वो कंट्रोल रोड होती है, शट ऑफ, कोर्स एंड फाइन रेगुलेशन। शट ऑफ, कोर्स एंड फाइन रेगुलेशन। ये नाम याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा डिटेल में आप लोगों को यूनिवर्सिटी में ना भी लिखो तो चलेगा। ये ऊपर वाले इनिशियल पॉइंट्स लिख दिए, दैट्स मोर देन इनफ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंट्रोल रोड का पूरा फंक्शन आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आई विल समराइज दिस। कंट्रोल रोड यूज क्यों करना है? ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीट आउटपुट को कंट्रोल कर सके। ये न्यूट्रॉन के फ्लक्स को कंट्रोल करके अचीव किया जा सकता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल यूज किया जाता है जो कि उस रिएक्टर को चालू, बंद या फिर चलाने के काम में आएगा। न्यूट्रॉन को जो है वो इंसर्ट करके, जो ऐसा मटेरियल जो है वो यूज करना है, इंसर्ट करके ऐसा मटेरियल यूज करना है जो उसको एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन जिसका ज्यादा हो। और ऐसे एग्जांपल हैं बोरॉन, हैफनियम और कैडमियम। और ये जो न्यूट्रॉन फ्लक्स है ये पूरे रिएक्टर में एक समान रूप से होना चाहिए, और इस एब्जॉर्प्शन के एक समान होने के लिए कंट्रोल रोड काफी ज्यादा अमाउंट में यूज की जाती है, और उसका नंबर लिखा है 100 से ज्यादा। और ये जो रोड है अगर इन्हें पूरा इंसर्ट कर दें तो K का वैल्यू 1 से बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये जो K का वैल्यू 1 से कम होने से पावर का आउटपुट बहुत रिड्यूस हो जाएगा और धीरे धीरे ये रिएक्टर शट डाउन हो जाएगा। और ये रोड्स 3 तरीके की होती है, शट ऑफ रोड्स, कोर्स रोड्स एंड फाइन रेगुलेशन रोड्स। क्लियर? नेक्स्ट, मॉडरेटर मटेरियल्स। मॉडरेटर आ गए भाई।
चलिए, मॉडरेटर मटेरियल्स। फर्स्ट पॉइंट, मॉडरेटर का काम क्या है? तो पहला ही लिखा है द पर्पस ऑफ मॉडरेटर मटेरियल। काम का है इसका पर्पस, मॉडरेटर का क्या है? स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन। बहुत तेज जा रहे हैं कि जिसने जो है वो गाड़ी ले रखी BMW बहुत तेज भगा रहा है, इसीलिए वो प्लास्टिक वाले बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, वो क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर या बड़े बड़े या खतरनाक स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं, ताकि वो जो है अपनी नियंत्रित गति के अंदर चलें। गाड़ी है तो हाईवे पे चलाएं, आप सामान्य रोड के ऊपर उसको तेज ना भगाएं। तो स्लो डाउन करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन्स को हमें मॉडरेटर चाहिए। फास्ट न्यूट्रॉन क्या करते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन कोलाइड करते हैं। द फास्ट न्यूट्रॉन कोलाइड विथ किसके साथ? न्यूक्ली ऑफ मॉडरेटर। मॉडरेटर के न्यूक्ली के साथ में कोलाइड करते हैं, हिट करते हैं, और हिट करके लूज कर देते हैं अपनी एनर्जी को और स्लो डाउन हो जाते हैं। अचानक से ब्रेक लगाना पड़ेगा जब स्पीड ब्रेकर आएगा, ताकि गाड़ी को नुकसान ना हो, और उसके बाद धीरे से स्पीड ब्रेकर के से गाड़ी निकालेंगे तो उसने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया, उसका स्पीड क्या कर गया? रिड्यूस कर गया। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर ए गुड मॉडरेटर मटेरियल। कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? कैसा बना होना चाहिए? ऐसा बना होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, इट मस्ट नॉट रिएक्ट विद न्यूट्रॉन्स। किसी भी न्यूट्रॉन से रिएक्शन नहीं करनी है, अपना लफड़ा लोचा चालू नहीं करना उधर। क्यों नहीं करना है? बिल्कुल क्यों उसको जो है वो अपने उस रिएक्टर, उस न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन नहीं करनी है, क्योंकि उस न्यूट्रॉन को रिएक्शन करनी है यूरेनियम के साथ, ताकि वो उसको कोलाइड करके ब्रेक कर सके। तो यहां पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई न्यूट्रॉन जो है वो मॉडरेटर से कोई लिंकअप नहीं करेगा। इट मस्ट नॉट रिएक्ट विद न्यूट्रॉन बिकॉज न्यूट्रॉन कैप्चर्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन आर लॉस्ट टू द फिशन प्रोसेस एंड दिस लीड्स टू इनसफिशिएंट रिएक्टर या इनएफिशिएंट रिएक्टर। भाई साफ साफ बात बोल दी इधर कि अगर कोई, पहला तो ये बोला कि भाई कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो मॉडरेटर के साथ में, या मॉडरेटर ऐसा होना चाहिए जो किसी न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन ना करे, और अगर ऐसा हुआ तो होगा ये कि न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में जो कैप्चर्ड हो गया, पकड़ लिया गया मॉडरेटर के द्वारा, तो फिशन की प्रोसेस नहीं होगी। फिशन प्रोसेस नहीं होगी तो इससे इनएफिशिएंट रिएक्टर एफिशिएंट नहीं कहलाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। महंगा नहीं होना चाहिए। एक तो रिएक्टर बनाने में बाल सफेद हो गए, जड़ गए आधे जाते, इतने पैसे लगे, बैंक वालों ने लूट लिया ब्याज के नाम, इतना पैसा खर्च हो गया, ऊपर से जो उसमें काम में लिए जाने वाला सामान है वो भी महंगा आएगा, तो खाएगा क्या आदमी? तो ये जो है वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। भाई कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, और शुड नॉट कोरोड और इरोड। कोई भी तरीके का जंग वंग नहीं लगना चाहिए। जो मॉडरेटर यूज कर रहे हैं वो केमिकली इनर्ट, केमिकली कोई रिएक्शन ना करे और कोई कोरोजन नहीं करे, ऐसा होना चाहिए। चौथा, इट शुड नॉट अंडरगो हार्मफुल फिजिकल और केमिकल चेंजेस। जब मॉडरेटर आप यूज कर रहे हैं रिएक्टर के अंदर, तो रेडिएशन से कहीं वो अपना फिजिकल शेप चेंज ना कर ले, या फिर वो केमिकली चेंज ना हो जाए जब उसके ऊपर किसकी बमबारी हो? न्यूट्रॉन की। देखो भाई साहब, न्यूट्रॉन ने हिट करके यूरेनियम की दशा बदल दी, उसे बेरिलियम क्रिप्टॉन में तोड़ के एनर्जी रिलीज करा दी। तो अगर मॉडरेटर को वो हिट करेगा तो मॉडरेटर बेचारा ऐसा हो जो उसके हिट करने के बाद उसकी चोट को सहन कर ले, पर वो अपने आप में ना तो कोई फिजिकल चेंजेस करें और ना ही कोई केमिकल चेंजेस करें। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, इस बात का मॉडरेटर को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, द एवरेज न्यूट्रॉन न्यूक्लियस कोलिजन शुड लीड टू लार्ज न्यूट्रॉन एनर्जी लॉसेस। भैया जो ये जो टकराव पैदा हो रहा है ना, इससे एनर्जी लॉस काफी लार्ज होना चाहिए, ताकि वो रिएक्शन में बना रहे, न्यूट्रॉन बाहर ना भाग जाए। इस चीज के लिए उसमें एनर्जी का लॉस जो है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तो आप इसका भी क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। ये अंडरलाइंस आप जब नोट्स को रिवाइज करें उस दौरान बनाएं, ताकि आप अच्छे से याद कर पाए। तो भैया मॉडरेटर को रिवाइज कर लेते हैं, आप जब तक स्क्रीनशॉट लेते हैं। मॉडरेटर जो है वो ऐसा मटेरियल है जो कि स्लो डाउन करने के लिए काम में लिया गया है न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन मॉडरेटर के न्यूक्लियस से कोलाइड होता है और एनर्जी रिलीज कर देता है और उससे वो स्लो हो जाता है। एक मॉडरेटर को ये काम करने के लिए निम्न प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके अंदर।
पहली प्रॉपर्टी है कि वो न्यूट्रॉन से रिएक्शन नहीं कर ले, वरना न्यूट्रॉन कम पड़ जाएंगे अपने रिएक्शन में। दूसरा है कि वो महंगा नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए, कोरोजन पैदा नहीं करे, ऐसा होना चाहिए। चौथा है कि उसके न्यूट्रॉन के बम्बार्टमेंट से किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल या फिजिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट लिखा है कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस कोलिजन जो है वो इतना अच्छा हो कि उससे बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो, ताकि न्यूट्रॉन जो है वो औकात में रहे, यानी कि रिएक्शन में बने रहें, कहीं बाहर ना भाग जाएं। स्क्रीनशॉट ले लिया, अपन चलते हैं। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.